हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड डिफ्रैक्शन। ओके, अभी हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरफियरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। दोनों हमने पढ़ लिया है, डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है और इंटरफियरेंस भी पढ़ लिया है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इंटरफियरेंस क्या है? इट इज इंटरएक्शन ऑफ लाइट। आप साथ में लिखते चलिए, इट इज इंटरएक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू टू डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, अभी यहां पर क्या है? इट इज इंटरएक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ सोर्सेस ऑफ, या तो मैनी, उसमें तो हमने सिर्फ 2 सोर्सेस लिखा, मैनी सोर्सेस ऑफ सेम वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। दूसरा क्या डिफरेंस है? हियर डार्क फ्रिंजेस आर कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस जो हमें यहाँ पर मिलती थी वो कैसी थी? कंप्लीटली डार्क, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पाथ रिफरेंस डिफाइन था इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते थे कि डार्क फ्रिंजेस आर नॉट कंप्लीटली डार्क, ऐसा हमें देखने को मिला। हमने देखा ना कि बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन उसके बीच में भी एक कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए डार्क फ्रिंजेस आर नॉट कंप्लीटली डार्क। ओके, फिर एक और कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो, सबकी इंटेंसिटी कैसी? सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेंट्रल ब्राइट हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी। ठीक है, एंड अदर ब्राइट फ्रिंजेस have very low intensity मैं अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको शायद पता चल जाएगा कितनी लो है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें इंटरफियरेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है। आप देख सकते हो, ये जो है ब्राइट है, ऊपर जो मैंने ड्रॉ की। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्राइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, सीबी सेंट्रल ब्राइट की, बाद में इंटेंसिटी बहुत कम, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, ये है सेंट्रल ब्राइट, ये है फर्स्ट ब्राइट। देखिए तो सही कितनी कम है। ये सेकंड ब्राइट बहुत कम है। ठीक है, एक चीज और, ईच फ्रिंज हैज इक्वल विड्थ। सबकी विड्थ कैसी है? इक्वल। ओके, लेकिन यहाँ पर सीबी सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट हैज हाईएस्ट विड्थ, उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। CB has highest width, okay, and other have decreasing width। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा
तो विड्थ क्या है, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये डिफरेंस है किसके बीच का, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये है कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जब भी कोई कंसेप्ट समझाना होता है, जब भी कोई एक्सप्लेन करना है, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, रे ऑप्टिक्स से बहुत बेहतर करते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर पढ़ा दैट लाइट इज अ वेव, फिर तो रे तो गलत हो गया ना, तो फिर हम उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, मैंने बोला ना कि क्या है कि वो ऐसी स्प्रेड हो जाती है। अभी मैं अगर ऐसा बोलूँ बच्चों, अच्छी तरीके से देखो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, ज़्यादातर लाइट इसी में रहती है, 98-99% लाइट इसी में रहती है। सोचो कि ये थीटा है। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ कितनी बोलेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सीबी आपको पता है, थीटा इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई डी। ठीक है, सोचो कि लाइट ने x जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x। ठीक है, देयरफॉर लीनियर विड्थ सॉरी x तो यहाँ पर हम लेंगे, सोचो कि उसने z जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ सीबी, अगर लीनियर विड्थ हमें लेनी है x, तो वो कितनी ले सकते हैं, तो हम लेंगे लेमड़ा इंटू जेड अपॉन डी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेमड़ा इंटू जेड। अभी सोचिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर एपरेचर जितना हो जाए तो कितना हो जाए बच्चों, एपरेचर जितना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि लाइट जो है वो एग्जैक्टली कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। मतलब कि लाइट एज अ रे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीन्स व्हाट यू कैन से, लेट लेट x इज इक्वल्स टू डी, x इक्वल टू हम क्या बोल दे, डी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, देखिए अच्छी तरीके से, लेट x इक्वल टू डी इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू लेमड़ा इंटू जेड अपॉन डी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है z इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा। तो इतने डिस्टेंस तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इसको हम फ्रेस्नल डिस्टेंस भी बोलते हैं। कौन सा डिस्टेंस, फ्रेस्नल डिस्टेंस। ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से आप याद रखिए। और ये जो अगर आप अच्छी तरीके से देखें, तो अगर हम सोचे कि विड्थ बहुत कम रखें, 3 mm जितनी विड्थ रखी, सोचो कि हमने कितनी विड्थ रखी है बच्चों, 3 mm जितनी विड्थ रखी है। ठीक है, और सोचो कि जो वेवलेंथ यूज की है वो है 500 नैनोमीटर। तो z की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों, z की वैल्यू वो नियरली आपको 18 मीटर मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत स्मॉल एपर्चर हो, फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइट 18 मीटर तक इतनी डिफ्रैक्ट नहीं हुई। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, अगर वो आप रियल लाइफ में अगर कंसिडर ना करो तो भी रे ऑप्टिक्स चलेगा। ठीक है, ओके, आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से एग्जांपल हमारे रह गए थे। पहला क्या है, व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस so that sodium light at 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer। बच्चों, ये डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, किसका, डॉपलर इफेक्ट, जो हमने 11th में भी डिस्कस किया था, डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, लाइट के केस में वो फॉर्मूला ऐसा है, डेल्टा लेमड़ा बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू v अपॉन c, पर डेल्टा लेमड़ा इज द शिफ्ट इन द वेवलेंथ। अभी देखिए 589 नैनोमीटर ओरिजिनल वेवलेंथ है, लेकिन डिस्टेंस चेंज होने की वजह से वो कितनी दिख रही है, 589.6। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें कितना मिलेगा, 0.6 नैनोमीटर मिलेगा, जो कि डिफरेंस है। ठीक है, ओरिजिनल कितनी थी, 589। अभी कितनी स्पीड से वो जानी चाहिए वो हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द सी,
c is the speed of light, 3 into 10 raised to 8. So if you put all these value, ओके, यहाँ पर अगर आप v की वैल्यू फाइंड करते हो, देखिए यहाँ पर भी हमें नैनोमीटर रखना होगा, सो नैनोमीटर नैनोमीटर विल गेट कैंसल्ड आउट, 0.6 into 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय 589। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 0.6 into 3 divided by 589. So your answer will be 0.003056 into 10 raised to 8। इतनी स्पीड से जानी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 नियरली 3 इंटू 3.0 इंटू 10 रेज टू, अभी 1 2 3 मतलब कि 8 माइनस 3 सो 5 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से गैलेक्सी आपसे दूर जाएगी तो उसकी वेवलेंथ आपको 589 मीटर जो वो इमिट कर रही है, ये गैलेक्सी है, वो कितना इमिट कर रही है 589। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हो और वो दूर जा रही है। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी दूर जा रही है या गैलेक्सी स्टेडी है और आप दूर जा रहे हो, दोनों केस में सेम आंसर मिलेगा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मच 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 फास्टर। ठीक है, तो 589, लेकिन आपको देखने में क्या मिलेगा 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। क्या लिखा है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, the reflected and refracted both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. Because what you can say that frequency of light, right? Frequency of light does not depend on medium. Does not depend on medium. ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन में तो आपको समझ में आ गया कि वही मीडियम है, लेकिन रिफ्रैक्शन में दूसरा मीडियम गया, लेकिन वहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। वेवलेंथ डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। ओके, याद रखना। दूसरा क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव? नो। ठीक है, उसकी सिर्फ स्पीड डिक्रीज हुई है, उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हुई। हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा आप प्लीज फॉर्मूला मत लगाओ, वहां पर आपको इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड में कोई डिक्रीज नहीं होता है, इसीलिए व्हाट यू कैन से दैट इट्स एनर्जी विल नॉट गेट डिक्रीजेस। ओके, नाउ सी in the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of amplitude of the wave, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। What determines the intensity of light in photon picture of light? Photon में क्या डिसाइड करेगी? तो बच्चों number of photons per unit area per unit time इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके, कितने फोटॉन्स जाते हैं कितने एरिया में, और सॉरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स आए, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कब फोटोन पिक्चर लेंगे तब। ओके, अभी एक और एग्जांपल देखिए, a monochromatic light of wavelength 589 nanometer, okay, this is a lambda, is incident from air on the water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट का सब कुछ सेम रहेगा। क्या? वेवलेंथ कितनी रहेगी 589 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है, सी कितना रखना 3 इंटू 10 रेज टू 8 एंड व्हाट इज द लेमड़ा 589 नैनोमीटर। ओके, एंड स्पीड तो c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू 8। ओके, ये किसके लिए बच्चों? रिफ्लेक्टेड के लिए। एंड रिफ्रैक्टेड के लिए, अभी रिफ्रैक्टेड के लिए देखिए n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी है, तो सबसे पहले तो v इज इक्वल्स टू सी अपॉन n, मतलब कि 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 1.33। तो ये आपको करना होगा। सबसे पहले तो स्पीड उसकी डिक्रीज होगी, फिर v इज इक्वल्स टू एफ लेमड़ा, therefore lambda is equals to v upon f। यहाँ पर आपको जो v मिले
डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर देना, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से मिली। ओके, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज, लैम्बडा विल चेंज। ओके, एंड स्पीड, स्पीड भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो 10.1 हो गया। देखो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, आपका काम क्या है, वैल्यू रखना। What is the shape of wavefront in each of the following cases? पहले केस में देखिए, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, तो ये स्फेरिकल होगा, स्फीयर जैसे बाहर जाते हुए दिखेंगे। देन सेकंड, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस when a point source is placed at its focus। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो सेंटर, ये फोकस है और यहाँ पर लेंस है। अगर आप सोचो तो आपने अगर उसको लाइट को ऐसे, अगर आप लाइट रे कर इमेजिन करते हो तो वो सीधी पैरेलल हो जाती है ना लाइट रे। तो इसका मतलब ये जो वेव फ्रंट होगा ये कैसा होगा बच्चों, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा होगा बच्चों, प्लेन। और द पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार, अब ये डिस्टेंट स्टार है इसीलिए ये भी क्या होगा, प्लेन। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्फीयर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि हम पूरा नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हमें क्या लगेगा कि जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। वैसे तो ये बहुत बड़ा स्फीयर है लेकिन हम इतना बड़ा देख नहीं पा रहे, इसीलिए हमें क्या लगेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट है। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सी, प्लेन। ओके, नाउ 10.3, ये तो बच्चों 10th का क्वेश्चन है, 10.3। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का क्या है, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो बच्चों n इक्वल टू सी अपॉन वी लगा दो। ठीक है, n इज गिवन 1.5, c इज आल्सो गिवन 3 into 10 raised to 8, and v velocity of sorry, that you have to find out, very simple। And b, is the speed of light in glass independent of color of light? No। ओके, कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स, रेड और वायोलेट, ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म? कौन सा, वायोलेट। क्यों, क्योंकि ये बहुत बेंड हो जाता है। देखिए कैसे पता चला बेंड हो जाता है, तो आपने प्रिज्म में देखा होगा पिछले चैप्टर में कि सबसे नीचे वायोलेट और सबसे ऊपर रेड, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग वही में होती है जो स्लो चलता है। मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया था आपको अच्छी तरीके से याद रहने के लिए, क्या कि अगर आप साइकिल को स्लो स्पीड से चलाओगे तो मतलब कि थोड़ा फ्लक्चुएशन होने के चांसेस ज्यादा है ना, बस वैसा ले लो। ओके, हम्म, एक और एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है, देखिए 6563 एंगस्ट्रॉम एच अल्फा लाइन emitted from hydrogen in a star is found to be red shifted by 15 एंगस्ट्रॉम। देखो अगर कोई दूर जाता है तो रेड शिफ्टेड, पास आता है तो ब्लू शिफ्टेड। क्योंकि दूर जाता है तो रेड की और वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ बढ़ती है, और पास आता है तो वेवलेंथ कम होती है। So, what is the formula? That already we know, delta lambda upon lambda is equals to V upon C. So, what is the lambda? Lambda क्या है? 6563 angstrom. Okay, what is the shift? 15 angstrom. Okay, V क्या है? Estimate the speed, that we have to find out. And what is the C? 3 into 10 raised to 8। ठीक है, so angstrom angstrom get cancel। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, v को सब्जेक्ट बनाना है। v को सब्जेक्ट बना के उसमें आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्या कि 15, उसको ये 3 वाला जो है उसको क्या लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, सो इफ यू पुट वैल्यू, okay, then you will get, see, v is equals to 3 into 15 into 10 raised to 8 divided by 6563। Okay, angstrom will get cancelled। Okay, so don't worry about that, and if you put the value then you will get answer 6.86 into 10 raised to 5 meter per second, that's for sure। Okay, fine। अभी देखिए क्या है, लेट अस लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेचर ऑफ सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, मतलब कि कौन स्पीड को अफेक्ट कर सकता है, मोशन ऑफ अ सोर्स और ऑब्जर्वर, wavelength, intensity, on which of these factor, if any, does the speed of light in vacuum? बच्चों, speed of light in vacuum is independent of everything।
independent of everything. ओके, ऐसा बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो हमने मान लिया। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब ये सब 1 2 3 4 5 सब से इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, सिर्फ एक ही चीज पे, कौन पे? वेवलेंथ। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ओके, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सो यू कैन से इट डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ। ओके, अभी 10.15, for sound waves, the Doppler formula for the frequency shift differs slightly between the two situations, source at rest and observer moving. And second, the source moving and observer at rest. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, this is a source and this is observer. Source at rest and observer is moving. और second one, source is moving and observer at rest. अब देखो दोनों सिचुएशन में दोनों पास ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला है कि साउंड के केस में ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। The exact Doppler formula for the case of light wave in vacuum are, मतलब कि लाइट के केस में दोनों सेम रहता है, however strictly identical for this situation. Explain why this should be so. Very simple, because speed of light is much higher, and one thing that it does not depend on the medium also. ओके, ये क्या सोर्स क्या ट्रैवल करता है इस पे कोई डिपेंडेंस उसका नहीं, मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, अभी क्या लिखा है देखिए, वुड यू एक्सपेक्ट द फॉर्मूला टू बी स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल फॉर द टू सिचुएशन इनको लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम? क्या मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करेगी तभी आप ऐसा ही सोचोगे? यस। व्हाई? because it does not depend on movement of source or observer, it depends on the medium पे डिपेंड करेगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के मूवमेंट पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है, इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल। ओके, चलो डी को क्या कर दिया गया, 2d, double the original width. How does affect the size and intensity of the central diffraction band? बच्चों आपको पता है लेमड़ा अपॉन डी ज्यादा है, अगर लेमड़ा अपॉन डी ज्यादा है तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पर तो 2d कर दिया, तो मतलब लेमड़ा अपॉन डी को हमने कम कर दिया, तो डिफ्रैक्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो निकलने वाले लाइट का जो बेंडिंग था वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बेंडिंग है वो थोड़ा कम होगा तो इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? डबल। ओके, और साइज जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाएगी। ओके, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगी तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, शाम को 5 बजे आपके विंडो खुली है और सनलाइट आ रही है, आप देख पाओगे कि जो सनलाइट आ रही है वो विंडो की शेप के जैसा है और वहां पर ही ज्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, ऐसा। अभी दूसरा देखिए क्या है, इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पैटर्न इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डिफ्रैक्शन कैसे रिलेटेड है डबल स्लिट में? डबल स्लिट में देखो ये क्या है, that one wave can interact with other wave only when it diffract, only when it diffract। अगर डिफ्रैक्ट नहीं होता, अगर बेंड नहीं होता, तो पहले सोर्स से जो लाइट मिली वो दूसरे सोर्स से क्या इंटरेक्ट होगी? नहीं, इस तरह। ओके, तो डिफ्रैक्शन हेल्प्स टू इंटरेक्शन। तीसरा क्या है, when a tiny circular obstacle is taken in the path of the light from the distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle। बहुत सिंपल है बच्चों, ये ऑब्स्टेकल है। ठीक है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट। ओके, बैंड होके सब मिली और पाथ डिफरेंस 0, तो यहाँ पर सबके लिए क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, दैट्स व्हाई। नाउ डी,
Two students separated by 7 meter partition wall in the room and 10 meter high. कितना ऊपर है? 10 meter high. If both light and sound wave can bend around obstacle, how is that? How is it that the students are unable to see each other even though they converse easily? Why? Because lambda upon d is more for sound, while lambda upon d is much less than for light. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मेनली डिपेंड करता है। तो लाइट बेंड नहीं कर पाती, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं देख पाते, सुन पाते। क्यों? क्योंकि साउंड बेंड कर जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में ही डिफ्रेक्शन के, अच्छा है लाइट बेंड नहीं करती, वरना तो क्या क्या होता। लाइट बेंड कर पाती तो इसका मतलब आप दीवार के पीछे जो आदमी खड़ा है उसको भी देख पाते। ओके, ray optics based on the assumption that light travels in the straight line. Diffraction effect observed when light propagates through the small aperture slits or around small obstacle disprove this assumption. सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। Yet the ray optics assumption is so commonly used in understanding location and several other properties of images in optical instrument. What is the justification? Okay, commonly slits used in instrument are having what you can say more size, उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ओके, इसलिए लाइट इतना डिफ्रैक्ट नहीं कर पाती और हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं that yes it is traveling in the straight line. ओके, अगर आप मुड़ोगे नहीं तो आपको क्या बोलेंगे सब कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो। वेरी सिंपल। अभी एक और एग्जांपल देखिए, टू टावर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू हिल्स 40 किलोमीटर अपार्ट। एक टावर यहाँ पर है और दूसरा टावर यहाँ पर है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 40 kilometer apart. The line joining them passes 50 meter above a hill. Okay, यहाँ इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो एक हिल से पास कर रही है और हिल की दूरी यहाँ से कितनी है? 50 मीटर। What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the tower without appreciable diffraction effect? देखो यहाँ से अगर ऐसे मुड़ गई तो फिर यहाँ नहीं जा पाएगी ना, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा बच्चों, ZF इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन ZF। ठीक है, समझ में आया? डी यहाँ पर 50 रखो, इतनी स्लिट की साइज होनी चाहिए, और कितना डिस्टेंस? 40 किलोमीटर है, तो ये आधा मतलब 20। सो 20 इंटू 10⁻3। आइए सॉल्व करें, तो हो गया ये कट। ओके, और 5 5 जा 25, 25/2, सो 12.5 सेंटीमीटर। ओके, इतनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम भेज सकते हैं। अगर इससे कम वेवलेंथ भेजी तो क्या होगा? इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ नहीं, इससे लॉन्ग भेजी तो, इतनी लॉन्ग, इससे कम लॉन्ग वाली भेजी तो चलेगा। ओके, इससे कम वेवलेंथ भेजी तो चलेगा। ओके, अभी ये लास्ट, a parallel beam of light of wavelength 500 nanometer. ओके, लैम्बडा कितना है? 500 nanometer falls on a narrow slit and resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. I think ये हमने कर दिया है। It is observed that first minimum is at distance 2.5 mm. फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस है 2.5 mm. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। हमें क्या फाइंड करना है? विड्थ। देखो, आपको थीटा डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो लेमडा मिनिमम के लिए, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा बाई डी और एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाई एक्स, x1 कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यू, आपके पास लेमडा की वैल्यू कितनी है? 500 नैनोमीटर, डी की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है? 2.5 mm। ओके,
if you put all these value, then you will get answer as 0.2 nanometer. Okay, clear to you? Okay, नैनोमीटर इतनी कम मिलेगी मुझे नहीं लगता। मैंने ये आंसर देखा लेकिन मुझे नैनोमीटर नहीं लगती। चलो मैं सॉल्व करना चाहूँगा। लैम्बडा 500 नैनो 10⁻⁹ d1 x 2.5 mm 2.5 into 10⁻³ तो -3 + 2 5, तो यहाँ से 5 गया तो 5/2.5 तो 2, 5/2.5 2 होगा, तो 2 इंटू यहाँ पर 3 5 -4 सो 0.2 mm। ओके, क्या होगी 0.2 mm। ठीक है, ओके चलिए। तो आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए डिफ्रैक्शन के ऊपर, लाइट के ऊपर। ठीक है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड नमस्कार।